हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक का नाम है ग्लाइकोलिसिस, राइट। सो नेम से ही पता चल रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत हिंट आ रहा होगा। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, स्वीट या ग्रीक में, ओके। और स्प्लिट कर देते हैं इस वर्ड को तो दो में, है ना। तो ग्लाइको का मतलब क्या होता है, स्वीट या शुगर, और लिसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का स्प्लिट होना या ब्रेक डाउन होना। तो इसमें क्या होता है, शुगर का ब्रेक डाउन होता है। क्लियर। अच्छा, इसको एम्डन मेयरहॉफ पाथवे भी कहते हैं। इसको एम्डन मेयरहॉफ पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ईएमपी पाथवे बोलते हैं इसको, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने ये डिस्क्राइब की थी रिएक्शंस, उनके नेम पे रिएक्शन है, ठीक है। तो एम्डन मेयरहॉफ, अलग अलग साइंटिस्ट हैं ये, एम्डन भी और मेयरहॉफ भी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो साइटोप्लाज्म में होती है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, दोनों में ही सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, दोनों कंडीशन में होता है ये, एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन ना हो तब भी ग्लाइकोलिसिस होता है। लेकिन एक और आपको बात याद रखनी कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे नहीं हो रहा है इसमें। इट डज नॉट इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। क्लियर। चलिए, अब मैंने आपको क्या बताया, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, पार्शली ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि ब्रेक डाउन होता है किसमें, 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट में। ये ग्लूकोज कितने कार्बन है, 6 कार्बन का, और पायरुवेट कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, मतलब पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्लियर, ओके। और इसका मैंने एक और बताया आपको, इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। तो आपको ईएमपी पाथवे भी आ सकता है कि ईएमपी पाथवे, सपोज यही आ सकता है कि ईएमपी पाथवे को किसने डिस्क्राइब किया था और नाम दे दिया आपको साइंटिस्ट के, एम्डन मेयरहॉफ। तो आपको साइंटिस्ट के नेम पता होने चाहिए, तभी तो आप बताओगे ना। और ग्लाइकोलिसिस ऑल्सो कॉल्ड, तब भी एक प्रोसेस हो सकता है, मतलब सॉरी, तब भी आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, है ना। ग्लाइकोलिसिस का लोकेशन आपको याद रखनी है, कौन सी कंडीशन में होता है, दोनों कंडीशन में होता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। इसमें ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितनी रिएक्शंस हैं। टोटल इसमें 10 रिएक्शंस हैं। कितनी हैं, 10, ठीक है। तो पहली 5 रिएक्शंस आती हैं आपकी प्रिपरेटरी फेज में। ऐसा सोचो, पहले हमें प्रिपेयर करना है ना। तो पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है हमें। कोई भी चीज़ को प्रिपेयर करोगे तो उसमें आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हो ना, है ना, पूरा टाइम देते हो, एनर्जी इन्वेस्ट करते हो अपनी। तो प्रिपरेटरी फेज है पहला, इसमें 2 फेज है, एक प्रिपरेटरी फेज, एक पे ऑफ फेज। तो प्रिपरेटरी फेज में आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हो और पे ऑफ फेज पे आप एनर्जी जनरेट करते हो। क्लियर। स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्लूकोज से। ग्लूकोज क्या है, एक सबस्ट्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है ना, शुगर है, ओके। तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब देखो, अगर प्लांट में ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो उसका सबस्ट्रेट सुक्रोज होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म क्या होती है प्लांट में, जो शुगर की कौन सी फॉर्म होती है, सुक्रोज होती है। तो वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ग्लूकोज ही होगा, है ना, ओके। तो ग्लूकोज सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज था पहले, अब उसकी 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप का ऐड हो गया है ना, हो गया ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है। अब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है, वो कौन करवा रहा है, एंजाइम कौन है, हेक्सो यानी कि 6, और काइनेज। जहाँ पे भी आपको काइनेज दिखेगा तो आपको क्या समझना चाहिए वहाँ पे, कि वहाँ पे इट इज़ रिलेटेड टू फॉस्फोराइलेशन। मतलब ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। तो किससे ट्रांसफ़र कर रहा है, यहाँ पे फॉस्फेट आ कहाँ से रहा है, तो एटीपी, एक एनर्जी है ना, एक एटीपी खर्च कर रहे हैं हम यहाँ पे। एटीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एडीपी में। तो एक फॉस्फेट कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जा रहा है, 6th पोजीशन में ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। क्लियर। हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, और इसका जो कोफैक्टर है वो है डाइवेलेंट कैटाइन। कैटाइन का नाम क्या है, मैग्नीशियम।
क्लियर। और रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल है, ये आपको याद रखनी है कि ये इरिवर्सिबल है, इससे ये कन्वर्ट हो गया, इससे ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, साइन है ना ये, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फाइन। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब कन्वर्ट होगा, है ना। अच्छा, अब आगे जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया तो फॉस्फेट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया फॉस्फेट की वजह से, है ना, तो इसकी वजह से सेल के अंदर ही रहता है, फॉस्फेट ग्रुप की नेगेटिव चार्ज की वजह से वो बाहर नहीं आ पाता है। ये हेल्प करता है फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है, ताकि जो ग्लूकोज है वो अंदर ही ट्रैप रहे। जब ग्लूकोज है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फेट कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है इनसाइड द सेल। क्लियर। ओके, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, एक एटीपी खर्च हुई, एटीपी टू एडीपी। किसने कैटालाइज की रिएक्शन, एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहेगा क्या जब आप बार बार किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं तो आपको वो याद रहती है, आपको भी ऐसे करना चाहिए रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो 6 पोजीशन पे फॉस्फेट है, यहाँ पे भी 6 पोजीशन में फॉस्फेट है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ है। तो ये क्या है, ये रिएक्शन क्या है, एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन हुई है यहाँ पे। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मूला बिल्कुल, केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस स्ट्रक्चर में चेंज है। क्लियर। ये एक एल्डोज शुगर है और ये क्या है, कीटोज शुगर है। यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे कीटोज शुगर हो गई, बस इतना ही डिफरेंस है। और रिएक्शन को कैटालाइज कौन कर रहा है, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। देखो नेम से ही पता चल रहा है आपको, आइसोमरेज, इसका मतलब आइसोमराइजेशन हो रहा है ग्लूकोज का, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। क्लियर। ये स्टेप आपको समझ में आया। पहले फोस्फोराइलेशन हुआ, ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ 6 पोजीशन पे, फिर वो आइसोमराइजेशन हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ तक क्लियर। एक एल्डोज शुगर थी, कीटो शुगर में कन्वर्ट हो गई। फाइन। नेक्स्ट, और ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में। बाई मतलब 2, पहले 6 पोजीशन पे फॉस्फेट था, अब 1 फर्स्ट पोजीशन पे भी आ गया। क्लियर है। तो ये फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, ऑब्वियसली कहीं से ट्रांसफर होगा ना फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तो कौन दे रहा है उसको, एटीपी। एटीपी विल कन्वर्ट इनटू एडीपी, एक फॉस्फेट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कौन करवाएगा फॉस्फेट अटैच, ट्रांसफर कौन करेगा फॉस्फेट, एंजाइम का नाम क्या है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अगेन काइनेज, जहाँ पे काइनेज आएगा वहाँ पे ट्रांसफर होगा फॉस्फेट ग्रुप का। क्लियर। और इसको भी कौन से डाइवेलेंट कैटायन की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम को। अगर ये कैटायन नहीं हुआ तो ये एंजाइम वर्क नहीं करता है, ये आपको याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है याद रखने। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब जो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट है वो क्लीव हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट में क्लीव होगा। एक बनाएगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा बनाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों के दोनों ट्रायोस फॉस्फेट हैं। क्लियर। ये दोनों कितने कार्बन के, 3 कार्बन के हैं। फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट क्लीव होगा, 2 प्रोडक्ट बनाएगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दिस स्टेप इज कॉल्ड क्लीवेज, है ना। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। कौन कैटालाइज कर रहा है रिएक्शन को, एल्डोलेज। उसको कौन से कैटायन की जरूरत पड़ती है, जिंक की। देखिए, तो मैंने क्या बोला कि जब फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट है वो क्लीव होगा तो 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक बनाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। रिएक्शन कौन कैटालाइज कर रहा है, एल्डोलेज, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में भी आइसोमराइजेशन होगा। ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, है ना। और एंजाइम का नाम क्या है, ट्रायोफॉस्फेट आइसोमरेज। तो अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हो गए ग्लिसरल एल्डिहाइड के, 2 मॉलिक्यूल हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर। क्लियर। अब देखो, तो प्रिपरेटरी फेज में आपकी कितनी रिएक्शंस हुई, टोटल 5, 1 2 3 4 5 रिएक्शंस हुई प्रिपरेटरी फेज में। यहाँ तक क्लियर होगा। प्रिपरेटरी फेज में 5 रिएक्शंस है। स्टार्ट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज के 6 पोजीशन पे थी फर्स्ट, अब वो
1 पोजीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। उसके बाद वो क्लीवेज रिएक्शन होगी, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा किस के, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड दोबारा से अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। अब देखो, अब आप ध्यान रखो, ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस है। कैसा फेस है, इसमें आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो कितने एनर्जी आपने इन्वेस्ट की, यानी कि 2 ATP खर्च किया आपने यहाँ पे, एक ATP यहाँ पे, एक ATP यहाँ पे। ATP का यूज़ कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे काइनेज ग्रुप है, जहाँ पे फॉस्फेट आपको ऐड करना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, है ना, ओके। अच्छा, फिर मैं बाद में बताऊंगी आपको रेगुलेशन के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हम दूसरे फेज़ की बात करते हैं, दैट इज़ पे ऑफ फेज़। अब यहाँ पे आपको एनर्जी जनरेट करनी है, यानी कि ये है एनर्जी जनरेशन फेज़। क्लियर। इसमें क्या होगा, आपके पास 2 मॉलिक्यूल थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट था, यहाँ पे 1st पोजीशन पे भी फॉस्फेट आ गया है ना। और रिएक्शन कौन कैटालाइज करेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। अब ये फॉस्फेट इसके पास कहाँ से आ रहा है, इसमें तो ATP नहीं है, तो जो सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होंगी, है ना, तो वहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ये फॉस्फेट यहाँ पे अटैच हो जाता है। क्लियर, ओके। इसमें क्या होता है, एक बार इसमें ऑक्सीडेशन होता है इस रिएक्शन में, और दूसरी बार सेकंड टाइम फॉस्फोराइलेशन होती है। 2 स्टेप में होती है वाली रिएक्शन, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन को लेके ये जो NAD, एक जो को एंजाइम है NAD, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में। NAD विल कन्वर्ट इनटू NADH, वो रिड्यूस हो जाएगा किस में, NADH में, है ना। तो डीहाइड्रोजनेज का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है ना, तो उसको कोई गेन तो करेगा ना, तो NAD किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADH में, रिड्यूसिंग पावर, है ना। ये फर्दर NADH का यूज़ किस में होगा, ATP जनरेशन में होगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एनर्जी जनरेशन फेज। वो आगे के स्टेप्स मतलब आगे किसी और प्रोसेस में होगा, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से किस में कन्वर्ट हुआ, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। सोचो, 1st पोजीशन पे था, वो 1st पोजीशन कब गायब हो गई, इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप कहीं पर तो ट्रांसफ़र हो गया है ना। अब जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप पर ट्रांसफ़र आया तो वहाँ पे हम क्या याद रखेंगे, एंजाइम का नाम क्या है, काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, है ना। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ने ट्रांसफ़र किया है फॉस्फेट ग्रुप को, किसको दिया उसने फॉस्फेट ग्रुप, ADP को। और ADP को देने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, ADP यानी कि 2 है ना। ADP में क्या होंगे, 2 फॉस्फेट होंगे ना ATP में, है ना। और वो उसको एक और फॉस्फेट मिल जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, है ना। अब यहाँ पे मैंने 2 ADP क्यों लिखे, क्योंकि ऑब्वियस बात है 2 मॉलिक्यूल है ना 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अरे चल नहीं रहा ये, है ना। तो ये 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल, इसलिए मैंने 2 ADP विल कन्वर्ट इनटू 2 ATP। तो किस में कन्वर्ट हो गया ये, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का। तो 1st पोजीशन पे से फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ है ना, वो कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, ADP को दिया है, वो कन्वर्ट हो गया ATP में। एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, है ना। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया है वो। अब इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जब कहीं पे भी आप अगर देखोगे किसी भी रिएक्शन में अगर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है ADP से, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है ADP से बाय डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम अ हाई एनर्जी कंपाउंड, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये हाई एनर्जी कंपाउंड था ना, तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया फॉस्फेट ग्रुप इससे, है ना, हुआ ना, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ फॉस्फेट ग्रुप ADP को, और किस में कन्वर्ट हो गया, वो ATP में, है ना। तो इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना। ये कंपाउंड कौन सा था, ये वाला कंपाउंड है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना, या हाई एनर्जी सबस्ट्रेट कह सकते हैं इसको। अब ज़रूरी नहीं है कि ADP ATP होगा तभी हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, GDP टू GTP में भी कन्वर्ट हो रहा है तब भी वही कहेंगे हम, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मैं आप डेफिनेशन बोल रही हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ATP
और जीटीपी, फ्रॉम एडीपी और जीडीपी, है ना, बाय डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फोस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम हाई एनर्जी कंपाउंड या सबस्ट्रेट। क्लियर? टू, हाँ, फ्रॉम हाई एनर्जी कंपाउंड या सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, है ना, क्योंकि फोस्फेट ग्रुप पर ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट इज तो देखो यहाँ पे 2 एटीपी बन गई आपको, है ना। नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास 3 फोस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2 फोस्फोग्लिसरेट में। देखो यहाँ पे 3rd पोजीशन पे था, यहाँ पे 2 पे, बस तो क्या हुआ, पोजीशन का तो शिफ्ट हुआ है ना, है ना। तो इसमें कौन सा एंजाइम कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को, फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। तो म्यूटेस भी क्या है, एक सब ग्रुप है आइसोमरेज एंजाइम का, फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंस, है ना। ओके, फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेस आ गया समझ में आपको। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अब जो ये 2 फोस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट होगा फोस्फोइनोल पायरुवेट में, फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया है। एंजाइम कौन कैटलाइज कर रहा है, इनोलेज एंजाइम, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है, इनोलेज एंजाइम है। इनोलेज एंजाइम को कौन से कैटायन की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम और एमएन, मैंगनीज की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए। फर्दर आपके पास 2 फोस्फोइनोल पायरुवेट हो गए, ये फोस्फोइनोल पायरुवेट अब कन्वर्ट हो जाएंगे, लास्ट मॉलिक्यूल हमारे पास किस ग्लाइकोलिसिस का क्या है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल से 2 ही पायरुवेट बनेंगे, है ना। फोस्फोइनोल पायरुवेट कितने हैं, 2, तो 2 ही पायरुवेट बनेंगे। क्लियर? अच्छा, इस वाली रिएक्शन में भी क्या होगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट, यहाँ पे तो सिर्फ पायरुवेट है, इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप कहीं पे ट्रांसफर हुआ है ना, ठीक है। तो सेम किसने ट्रांसफर किया है, पायरुवेट काइनेज ने ट्रांसफर किया है, एंजाइम ने, पायरुवेट काइनेज एंजाइम है जो ट्रांसफर करेगा पायरुवेट ग्रुप को, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, है ना। ट्रांसफर करेगा किसको देगा, एडीपी को, और ट्रांसफर होने के बाद एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इसलिए मैंने यहाँ पे 2 एडीपी लिखा है। आपको समझ में आया, तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। तो दिस इज पे ऑफ फेज, यानी कि एनर्जी जनरेशन फेज है। तो यहाँ पे आपने एनर्जी जनरेट की ना, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल आपने जनरेट किए, यहाँ पे 2 टोटल 4 एटीपी, 2 एटीपी यहाँ पे, 2 एटीपी यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे भी देखो आप, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 रिएक्शंस हैं। अब 5 में से सिर्फ इसमें से एक इरिवर्सिबल है, बाकी सारी रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, समझ में आया आपको। तो टोटल जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसमें टोटल 10 रिएक्शंस हैं, जिसमें आप इरिवर्सिबल याद रख लो, जो कि 3 होती हैं, एक फर्स्ट, एक लास्ट और एक मिड की रिएक्शन है ना, समझ में आया आपको। तो स्टार्ट पे ऑफ फेज कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, वो कन्वर्ट होगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में, फिर फर्दर कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फोस्फोइनोल पायरुवेट, फिर पायरुवेट, है ना। तो ये है पे ऑफ फेज। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन की बात करते हैं। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या जनरेट हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे प्रोसेस में आपको कितनी एटीपी मिली, जनरेट हुई 4 एटीपी, है ना। 2 एटीपी यहाँ पे और 2 एटीपी यहाँ पे जनरेट हुई। लेकिन पहले आपके एनर्जी इन्वेस्टमेंट में 2 एटीपी तो खर्च हो गई थी ना, तो आपके पास टोटल एटीपी कितनी बची, 2 एटीपी। 2 एटीपी, एक वाटर मॉलिक्यूल मिला आपको, 2 वाटर मॉलिक्यूल मिले आपको, है ना, और एक आपको 2 NADH मिले आपको। तो ये आपका एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अब एंजाइम्स को हमें रेगुलेट, कुछ रेगुलेशन वाले एंजाइम भी होंगे ना, कुछ जिसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। मैं धीरे धीरे बताऊंगी, आप, है ना। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। एंजाइम्स में कुछ होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एक एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है ना, जिस पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ये आपको नॉर्मल पता है। अब एक होते हैं एलोस्टेरिक साइट, उनके पास, सॉरी, एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, जिनके पास एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट के अलावा एक साइट होती है, उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट या रेगुलेटरी साइट, है ना। और ये साइट रेगुलेट ही करती है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या तो एनहेंस कर देगी या उसको डिक्रीज कर देगी, है ना। तो क्या होता है कि इस एलोस्टेरिक साइट पे ही मॉड्यूलेटर्स बाइंड करते हैं या रेगुलेटर्स बाइंड करते हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव बाइंड करेगा
तो बाइंडिंग को और एनहेंस करेगा कि जो एक्टिव साइट है उस पर सबस्ट्रेट और ज़्यादा बाइंड करे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और ज़्यादा हो। अगर नेगेटिव होगा तो वो बाइंड ही नहीं होने देगा सबस्ट्रेट को, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो मतलब नहीं होने देगा, है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये मॉड्यूलेटर बाइंड करते हैं एलोस्टेरिक साइट पे, तो उससे जो एंजाइम है हमारा, उसमें पूरा कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है, पूरा कन्फर्मेशनल चेंज आएगा एंजाइम्स में। तो जिससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी भी या नहीं भी होगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें जो 3 एंजाइम्स हैं वो एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं। पहला है हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज है, सपोज क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है ना। तो फर्दर क्या होगी, एनर्जी जनरेट हुई तो हो रही है नेक्स्ट स्टेप में, आगे फर्दर प्रोसेस में। और हमें एनर्जी नहीं जनरेट करनी है, हमें नहीं चाहिए एनर्जी, अभी हमारे पास ऑलरेडी हैं एटीपी के रिजर्व, हमें और एटीपी की फॉर्मेशन नहीं करनी है। तो क्या होता है, सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में खुद ही ऐसे क्या होता है, इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, हेक्सोकाइनेज के एंजाइम के केस में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही इनहिबिटर के इंटरैक्ट करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही इसका इनहिबिटर है, मतलब प्रोडक्ट ही इनहिबिटर है इसका। अगर इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, वैसे तो क्या करता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, लेकिन अगर सेल एटीपी जनरेट नहीं करना चाहता तो इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट होते हैं ना सेल में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, हेक्सोकाइनेज की जो एलोस्टेरिक साइट है वहाँ पे जो एंजाइम की वहाँ पे बाइंड कर जाएगा और इट एक्ट एज अ इनहिबिटर। जब ये वहाँ पे इनहिबिटर की तरह बाइंड करेगा तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, प्रोसीड, एंजाइम जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, आगे फर्दर ये बनेगा ही नहीं फिर। तो सोचो यही अपना खुद को इनहिबिट कर रहा है ना। क्लियर, इनहिबिटर आपको याद रखना है। और सोचो एक्टिवेटर क्या हो सकता है, अब हेक्सोकाइनेज है ना, हमें और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना के देगा, तो सबस्ट्रेट ही इसका क्या होगा, एक्टिवेटर है। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट उतना ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, है ना। नेक्स्ट कौन सा एंजाइम है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसका इनहिबिटर कौन है, सिट्रेट और एटीपी, और इसका एक्टिवेटर कौन है, फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट और एएमपी। ऐसे याद रख सकते हो कि हमें इनहिबिट करना है, हम ये रिएक्शन चाहते ही नहीं है। ये क्या ऐड कर रहा है, ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर ही कर रहा है ना। फॉस्फेट ग्रुप कौन देता है, एटीपी ही देता है, और हमें चाहिए ही नहीं अब एटीपी, तो वही एटीपी इसको इनहिबिट करने वाली है। एक हिंट याद रख सकते हैं। तो इनहिबिटर कौन है इसका, सिट्रेट और एटीपी, और एक्टिवेटर कौन है, फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट और एएमपी इसका एक्टिवेटर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा एंजाइम है आपका, तीसरा एंजाइम है आपका पायरुवेट काइनेज। सेम इसका इनहिबिटर कौन है, एटीपी एक तो, और दूसरा है यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये 2 कार्बन का होता है ना। इनहिबिटर कौन सा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और एटीपी, और इसका एक्टिवेटर कौन है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। कौन एक्टिवेटर, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। क्लियर, ओके। और बाकी एंजाइम्स की बात करते हैं। जैसे इनोलेज है, इसका इनहिबिटर कौन है, फ्लोराइड है। क्या है, फ्लोराइड है। एक और एंजाइम है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसका इनहिबिटर कौन है, आइडोएसीटेट। कौन है, आइडोएसीटेट। मतलब अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया तो फर्दर रिएक्शन फिर प्रोसीड ही नहीं होगी, है ना। तो अब ये आइडोएसीटेट सोचो कैसे करता है। देखो, जो ये एंजाइम होता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसकी एक्टिव साइट में, एंजाइम की एक्टिव साइट पे ही सबस्ट्रेट बाइंड करता है ना। तो जो ये ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज ये एंजाइम है, इस एंजाइम की एक्टिव साइट में सिस्टीन है, ठीक है। और सिस्टीन के पास कौन सा ग्रुप होता है, एसएच ग्रुप। तो जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे बाइंड करता है। क्लियर, वो यहाँ पे बाइंड करता है। अब होता क्या है कि जो आइडोएसीटेट है वो भी इसी ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। आइडोएसीटेट जो है वो इसी ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि आइडोएसीटेट को इनहिबिट कर सकता है कि दोनों क्या करें, दोनों कंपटीशन में कौन बाइंड करेगा। अगर आइडोएसीटेट बाइंड कर गया तो वो इस रिएक्शन को फर्दर होने ही नहीं देगा। तो इसका आइडोएसीटेट क्या है, ये एक इनहिबिटर है। क्लियर, आपको समझ में आया कि इसका इनहिबिटर कौन है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिटर कौन है, आइडोएसीटेट। वो बाइंड कर जाता है, तो फिर ये बाइंड नहीं करेगा, है ना।
क्लियर, आपको समझ में आया? तो कैसे आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपको ये पूछ सकते हैं, मेन चीज़ इसमें ग्लाइकोलिसिस में आपको ये पूछ सकते हैं कि किसका इनहिबिटर कौन है ना। मैंने आपको 3-4 इनहिबिटर्स बताए हैं। सबसे पहले स्टेप पे बताया मैंने आपको कि हेक्सोकाइनेस का इनहिबिटर उसी का प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना। फिर सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस का इनहिबिटर कौन है, सिट्रेट और एटीपी। एक्टिवेटर भी पूछ सकते हैं, एक्टिवेटर कौन है, फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट और एएमपी, है ना। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस का तो है आइडो एसीटेट, है ना। और इनोलेस का हो गया फ्लोराइड, और पायरुवेट काइनेस का हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एटीपी इनहिबिटर एक्टिवेटर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं, नेट रिएक्शन की बात करते हैं। आपके पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था, है ना, 2 NAD जो रिड्यूस हो गए थे किस में, 2 NADH में। 2 ADP के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए थे, 2 ATP में, है ना, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल। यही आपके पास रिएक्शन थी। समझ में आया आपको ना कि जनरेट तो आपके 4 ATP हुए थे, लेकिन 2 ATP आपके इस प्रिपरेटरी फेस में खर्च हो गए, तो नेट गेन आपके पास 2 ATP मॉलिक्यूल का हुआ। और पे ऑफ फेस में आप यहाँ पे दे सकते हैं आपको 2 NADH का जनरेशन हुआ है ना। समझ में आपको 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिले। इतना क्लियर हो गया आपको। तो अगर आएगा आपको कि एनर्जी यील्ड ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आपको क्या मिलेगा, तो आपको 2 ATP एंड 2 NADPH। अब जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, इनिशियल स्टेप होता है ना किसका, रेस्पिरेशन का। अब जो फाइनल स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का, है ना, फॉर द लास्ट स्टेप में जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है ना, जो फाइनल स्टेज होता है ग्लाइकोलिसिस का, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो NADH जनरेट हुआ है, अगर ऑक्सीजन होगा, है ना, तो दोबारा से रीऑक्सीडाइज हो जाएगा। कितने ATP की जनरेशन करेगा, 2.5 ATP का। अगर एक NADH 2.5 ATP का जनरेशन कर रहा है, तो 2 NADH 5 ATP का जनरेशन कर रहे हैं, है ना। तो 5 ATP ये हो गए, और ग्लाइकोलिसिस के कितने हो गए, 2 ATP। तो टोटल कितने ATP हो गए, 7 ATP। सो ग्लाइकोलिसिस की अगर हम वैसे बात करें तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कितने ATP जनरेशन हो रहा है हमारे पास, 7 ATP का। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर एनारोबिक कंडीशन है, तो तब तो सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से बनेगा, है ना। तब तो सिर्फ इसी से जनरेट होगा ATP। इससे कितने ATP जनरेट हो रहे हैं, 2 ही ATP हो रहे हैं, मतलब टोटल 4, लेकिन 2 यूज़ हो जाते हैं, 2 ही जनरेशन हो रहा है। तो ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कितना जनरेट करेगा, ओनली 2 ATP। क्लियर। तो आई थिंक आपको अब ये सारा का सारा जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ये मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। पेपर में आपसे रेगुलेशन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि किसका इनहिबिटर कौन है, एक्टिवेटर कौन है, और आपको एंजाइम के डाइवेलेंट कैटायन भी पूछ लेते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाएगा तो डाइवेलेंट कैटायन भी पूछ सकते हैं। कितने ATP हैं, कितनी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है। कितना कार्बन है, 6 कार्बन से हमने स्टार्ट किया था ग्लूकोज, ये याद रखना आपको। पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, 2 मॉलिक्यूल बने ना पायरुवेट के, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, है ना। ये सब आपको बात याद रखनी है। इनहिबिटर कौन है, किसका इनहिबिटर कौन है। इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको EMP पाथवे बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो, तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, एंड आपको लगे तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, आपका दिन अच्छा रहे।